मिल खस्ता हालत में है। दीवारों का सीमेंट उखड़ चुका है, लोहे की पाइपें जंग खा चुकी हैं और सभी मशीनें कबाड़ हो चुकी हैं। मिल तक का रास्ता भी खराब हालत में है। शहर से बाहर होने के कारण वहां से किसी की चीखें सुनाई नहीं देती। मिल के अंदर एक 50 से 55 साल का आदमी मशीन से बंधा हुआ है। वह अपनी उम्र से बहुत बड़ा दिखता है, साधारण कपड़े पहने हुए, लंबी दाढ़ी और बिखरे बालों के साथ। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए हैं। एक लड़का जो अच्छे कपड़े और जूते पहने हुए है, थोड़ी दूरी पर बंधा हुआ है। दोनों बेहोश हैं। मैं यहाँ कैसे आया? तुम कौन हो? आदमी जवाब देता है, खुद भी थोड़ा भ्रमित। मुझे क्या पता, देखो ना, मैं भी तो तुम्हारी तरह बंधा हूँ। दोनों पसीने से तरबतर हैं। मई की गर्मी में टिन की छत जल रही है, खिड़कियां बंद हैं, कोई हवा अंदर नहीं आ सकती। लड़का चिल्लाता है, कोई है? उसका गला सूख गया है, जिससे उसे खांसी आ रही है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। खांसी को नियंत्रित करते हुए लड़का कहता है, अगर किसी ने रुपयों के लिए मेरा अपहरण किया है तो वह महामूर्ख है। मेरे न तो माँ बाप हैं और न मेरे पास रुपए ही हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो वैसे ही 10 सालों बाद जेल से बाहर आया हूँ। दोनों याद करने की कोशिश करते हैं कि वे यहाँ कैसे पहुंचे। आदमी का मन हाल की एक याद में खो जाता है। उसे याद आता है जब उसे 10 साल की सजा के बाद जेल से रिहा किया गया था। रात के 8 बजे थे। जैसे ही वह जेल से थोड़ी दूर चलता है, एक कार उसे पीछे से टक्कर मारती है और वह गिर जाता है। एक व्यक्ति कार से बाहर निकलता है और माफी मांगता है। आइए, आपकी मरहम पट्टी करवाकर आपके घर छोड़ देता हूँ। आदमी कार में बैठता है और कोई पीछे से उसका मुंह ढककर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वह मिल में बंधा हुआ होता है। मैं शराब की दुकान से शराब पीकर घर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मुझे रोता हुआ मिला। बच्चे के गले में उसके घर का पता एक रेशम की डोरी से बंधा था। बच्चे को देखकर मुझे लगा कि यह अपने घर वालों से भटक गया है। मैंने सोचा कि अगर मैं इसे इसके घर पहुंचा देता हूं तो इसके माँ बाप मुझे कुछ इनाम देंगे, जिससे मेरे शराब पीने का इंतजाम हो जाएगा। लड़का अपनी आवाज में पछतावा भरकर कहता है, मैं बच्चे के बारे में सोच ही रहा था कि मेरे पास एक कार आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग महिला उतरी। उसके कुछ कहने से पहले ही महिला ने मुझे बच्चे की सलामती के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, आप मेरे घर चलिए, हम आपको कुछ इनाम देना चाहते हैं। इनाम के लालच में लड़का कार में बैठ जाता है। महिला और बच्चा पिछली सीट पर बैठते हैं। जैसे ही वह बैठता है, पिछली सीट से कोई उसके मुंह पर कपड़ा रख देता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। मुझे क्लोरोफार्म सूंघाकर बेहोश किया गया था। मुझे भी। मेरा अपहरण क्यों किया गया, ये मेरी समझ नहीं आ रहा है। अपहरण कोई क्यों करता है? पैसों के लिए या फिर बदला लेने के लिए? लेकिन मेरे पास न पैसे हैं और न किसी से ऐसी दुश्मनी है। मैं तो जेल से छूट कर आ रहा हूँ। किस जुर्म में जेल गए थे? तुम्हें उससे क्या लेना? ये सोचो कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है। तुम्हारी जरूर किसी से दुश्मनी रही होगी। अपहरण करने वाले को पता होगा कि तुम्हारे पास रुपए नहीं हैं। ऐसा काम करने से पहले आदमी पूरी जानकारी कर लेता है। लेकिन तुम्हारे मामले में तो उसने गलती की है। मेरा मामला अलग है, तुम अपनी बात करो। जवाब क्यों नहीं देते? मुझे थोड़ा पानी पिला दो। कौन हो तुम? वह व्यक्ति जाता है और एक बोतल लेकर लौटता है। वे बोतल को आदमी के मुंह में डालते हैं। एक घूंट लेने के बाद आदमी गुस्से में थूक देता है। यह क्या है? फिर वह व्यक्ति बोतल को लड़के के मुंह में डालता है। लड़का संघर्ष करता है, लेकिन कुछ बूंदें उसके मुंह में चली जाती हैं। पेशाब क्यों पिला रहे हो? यह क्या हैवानियत है? वह व्यक्ति आदमी को लात मारता है, जिससे वह दर्द में तड़पने लगता है। फिर लड़के को भी इसी तरह लात मारते हुए वह व्यक्ति कहता है, दुष्कर्म करने के बाद रोती गिड़गिड़ाती लड़कियों को तुम यही पिलाते थे ना? लेकिन मैं तो अपने अपराध की सजा काट चुका हूं। अपना नाम सुनकर आदमी पूछता है, कौन हो तुम? औरत, वीओ। पहले यह पूछो कि यह लड़का कौन है। जानते हो इसे? नहीं, इससे मेरा क्या वास्ता। औरत, वीओ। यह वही लड़का है जिसके माता पिता अस्पताल जाते समय तुम्हें अपना भाई और इसका चाचा समझकर इसे तुम्हारे पास छोड़ जाते थे, और तुम इसके गले में अपने गोदाम का, जहां तुम काम करते थे, पता लटकाकर गर्ल्स हॉस्टल, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल या कॉलेज के पास छोड़ देते थे। जब कोई लड़की या महिला अपनी नारी सुलभ आदत की वजह से
इसे तुम्हारे पास पहुंचाने जाती थी तो तुम अपने नीच दोस्तों के साथ इस मासूम बच्चे के सामने उसके साथ दुष्कर्म करते थे। औरत जारी रखती है। औरत वीओ, तुम्हारी हरकतों की वजह से इसका दिमाग इतना विकृत हो गया कि यह डॉक्टर इंजीनियर बनने के बजाय दुष्कर्मी बन गया। तुमने इसके माता पिता से उनका बेटा छीन लिया, इसका पूरा भविष्य छीन लिया। जानते हो इसने क्या किया है? जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही इसने अपनी रिश्ते की बहन के साथ वही किया जो तूने इसे सिखाया था। इसके माता पिता ने शर्म से आत्महत्या कर ली। महिला रिवॉल्वर निकालती है और आदमी के दाहिने पैर में गोली मारती है। वह दर्द में चिल्लाता है और उसके पैर से खून बहने लगता है। बताता हूं, मुझे मत मारो, मैं सब बताता हूं। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, दूसरी जबरदस्ती करते ज्यादा चोट लगने से मर गई थी, तीसरी ने केस किया, लेकिन कोर्ट से मेरे बाइज्जत बरी होने के बाद उसे ऐसा सदमा लगा कि वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। सुना है पागल खाने में है, लेकिन तुम कौन हो? मुझे माफ कर दो, मुझे दुष्कर्मी बनाने में इसका हाथ है। फिर मेरे ऊपर तो मुकदमा चल रहा है, सजा तो होनी ही है। हम जैसे पापियों के लिए जेल की कोठरी ही ठीक है। मुझे पानी पिला दो। कमीने, जेल की कोठरी तेरे लिए कुछ नहीं है। जेल इंसानों के लिए है, तुम जैसे राक्षसों के लिए तो मौत ही उचित सजा है। ये लोग कौन हैं? हम कोई भी हों, तुम जैसों के लिए मात्र मांस का टुकड़ा है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि हम किसी की माँ हैं, बहन हैं या पत्नी हैं? तुम्हें तो सिर्फ औरतों की चीखें सुनने में मजा आता है। आज देखते हैं तुम कितना दर्द बर्दाश्त कर पाते हो। नहीं, हमें माफ कर दो, गोली मार दो, लेकिन हमें तड़पा तड़पा कर मत मारो। तुम्हें उस दर्द का एहसास कराना जरूरी है। तुम्हें नपुंसक बनाकर छोड़ देना ही तुम्हारे लिए उचित सजा है। मेरी बच्चियों, मेरी बात सुनो, मैं मरने से नहीं डरता। हत्यारे को अपनी हत्या से डरना भी नहीं चाहिए। मेरी उम्र 50 साल है और ज्यादा से ज्यादा 10-5 साल और जीऊंगा। तुम लोगों को इस पापी देह के साथ जो करना है करो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। अभी भी कुछ कहना बाकी है? हाँ, बहुत कुछ कहना है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए नहीं। मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, मैं यह जानना भी नहीं चाहता। इस बच्चे को मैंने अपने पाप के लिए इस्तेमाल किया, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे कर्मों का इस पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह मेरे दुष्कर्मी होने में मात्र मेरा पुरुष होना ही नहीं है, इसके पीछे समाज की वे गंदगियां हैं जो हमारे मस्तिष्क को विकृत करती हैं। मैं केवल सिनेमा, साहित्य या इंटरनेट को ही इसका दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इसका असर कोमल मस्तिष्क पर तो पड़ सकता है, मुझ जैसे थके दिमाग वालों पर नहीं। लेकिन मैं कितनी भी वजहें गिना दूं, इससे मेरे अपराध कम नहीं होंगे। दुष्कर्म पहले भी होते थे। हर ताकतवर ने कमजोर की स्त्री के साथ मौका मिलते ही दुष्कर्म किया, लेकिन अभी जो बाढ़ सी आ गई है, यह समाज में फैला प्रदूषण है। ऐसा नहीं है। जब जब औरतों पर अत्याचार हुए हैं, तब तब विनाश हुआ है। मर्दों को अगर प्रकृति ने शारीरिक रूप से अधिक ताकतवर बनाया है, तो स्त्रियों को भी दूसरी शक्तियां दी हैं। प्रकृति किसी के साथ अत्याचार नहीं करती। फूल नाजुक है तो क्या हुआ, खुशबू बिखेरता है, उद्यान की शोभा बढ़ाता है। अगर कोई दुष्ट उसे मसल दे तो इसमें फूल का क्या दोष? एक स्त्री पूरे समाज को प्रभावित करती है। अगर यह ज्यादा है तो कम से कम एक परिवार को तो प्रभावित करती ही है। मकान को घर बनाने वाली स्त्रियां अगर घर को मकान बना दें या बाजार बना दें, तो क्या उस घर परिवार के पुरुष श्रेष्ठ हो सकते हैं? खत्म करो इसे। इसी की वजह से मेरी बेटी पागल खाने में मरी थी। यह दुष्कर्मी है, हत्यारा है मेरी बेटी का। डॉक्टर होते हुए भी मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका। इसके जुल्म के आगे मेरी चिकित्सा हार गई। मेरी माँ मेरे पिता की गैरहाजिरी में एक आदमी को बुलाकर उसके साथ कमरे में बंद हो जाती थी। एक दिन मेरे चाचा ने उसे देख लिया तो उसने पिता के सामने रोते हुए चाचा पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया। जमानत पर वापस आकर जब समाज ने, परिवार ने चाचा को प्रताड़ित किया तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। जब मेरे पिता ने अपनी आंखों से मां को गैरमर्द के साथ देख लिया तो मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी। बाद में पकड़ी गई और जेल चली गई। मां की इस हरकत से मुझे सारी स्त्रियां हत्यारिन और कामलोलुप नजर आने लगी। बड़े होने पर मेरा विवाह हुआ। मेरे साथ भी वही हुआ जो मेरे पिता के साथ हुआ था।
किसी गैर मर्द की संगत की वजह से मेरी पत्नी ने मुझ पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया और खुद अपने आशिक के साथ रंगरलियां मनाती रही। मैं जमानत पर जेल से बाहर आया तो मुझसे तलाक ले लिया। बस उसी के बाद से मैंने औरतों को अपमानित करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम 2 औरतों के किए का बदला सारी स्त्री जाति से लेना चाहते थे। डॉक्टर साहब, पढ़े लिखे होकर आप भी गैरकानूनी काम कर रहे हैं। आप गुस्से में विकृत हो चुके हैं। मेरा भी मन मस्तिष्क विकृत हो चुका है। आप भले मुझे गोली मार दें, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मेरे दुष्कर्मी होने के पीछे औरतों का हाथ था। बेवफाई और बेहयाई ने मुझे ऐसा बनाया। इसकी छाप मेरे मस्तिष्क पर बचपन से पड़ चुकी थी। तुम्हारी बातों से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। मैंने भी अपनी माँ की वजह से पिता को तिल तिल मरते देखा था। परिवार की वजह से मैं स्वयं भी काफी समय तक अवसाद में रही, लेकिन मैंने खुद को संभाला, पढ़ाई की और डॉक्टर बन गई। एक बेटी को जन्म दिया जिसे तुमने मौत के मुंह में धकेल दिया। तुम्हें अतीत ने विकृत किया। इसकी वजह से तुम्हारे अपराध कम नहीं हो सकते, उन्हें माफ भी नहीं किया जा सकता। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे पता है तुम्हें दंड की नहीं, इलाज की जरूरत है। लेकिन तुमने मेरी बेटी के साथ जो जुल्म किए हैं, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं भूल सकता। गोली मारकर अपने बदले की आग बुझा लीजिए डॉक्टर साहब। मैं भी अपने इस जीवन से ऊब चुका हूं। इससे मैं भी छुटकारा पाना चाहता हूं। मुझे लगता है तुम्हारा जिंदा रहना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा है। अगर हमने तुम्हें इस तरह बेरहमी से मार दिया तो तुम में और हम में अंतर ही क्या रह जाएगा। इन्हें इस तरह छोड़ने के लिए हमने इतनी मेहनत नहीं की है। इन्हें छोड़ दिया गया तो ये फिर वही करेंगे, इसलिए इन्हें मार देना ही ठीक है। तुम लोगों का दुश्मन तो खुशहाल है, फिर मुझे क्यों बांध रखा है? इसी की वजह से मेरा जीवन नरक हुआ है। इसे मार दो और मुझे छोड़ दो। नाबालिग होने की वजह से जिस दुष्कर्म के जुर्म में तुम रिहा हो गए थे, वह जुर्म रिहाई के योग्य नहीं था। कानून की नजर में तुम भले नाबालिग थे, लेकिन अपराध की दृष्टि से नहीं। दीदी, मत कहो मुझे दीदी। तू भाई के नाम पर कलंक है। तुझसे बदला लेने के लिए ये लोग यह सोचकर मेरी तलाश कर रहे थे कि जैसा भाई ने किया है वैसा ही उसकी बहन के साथ किया जाए। शुक्र था कि पिता के मित्र होने के नाते ये मुझे अपने घर ले गए, वरना मेरा भी वही हाल होता जो तूने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मासूम लड़कियों के साथ किया था। तब तुम यह भी भूल गए थे कि तुम्हारी भी एक बहन है, तू भी किसी का भाई है। वे लड़कियां भी किसी की बहनें थीं, उनका भी भाई रहा होगा। तेरे जैसे हैवान किसी के भाई नहीं हो सकते। मौका मिलता तो तू मुझे भी नहीं छोड़ता। बस करो दीदी, मुझे मार दो, लेकिन इस तरह शर्मिंदा मत करो। मैं भी जीना नहीं चाहता। मैं भाई के नाम पर कलंक हूं। मैं नशे में होश खो बैठता था, अब अपनी करनी का दोष शराब को दे रहा है। नीलेश, अब मैं तेरी बहन नहीं, मौत हूं। हाँ सुरभि, मुझे मार दो। मौत ही अब मेरी मुक्ति का उपाय है, लेकिन कोशिश करना कि कानूनी गैर कानूनी रूप से चलने वाला नशे का व्यापार बंद हो जाए, क्योंकि नशे में आदमी अपना होश खो बैठता है। तुम खुद बताओ, एक बलात्कारी की सजा क्या होनी चाहिए? क्या उसे नपुंसक बना देना चाहिए? आप चाहें तो बना सकते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इससे तो आदमी और भी विकृत हो जाएगा। वह महिलाओं का खूंखार हत्यारा हो जाएगा। तो आजीवन कारावास उचित रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन पर झूठे आरोप लगाकर जीवन भर जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये उनके साथ अत्याचार नहीं होगा। मैंने 10 साल जेल में बिताए हैं। वहां आधे से अधिक लोग झूठे आरोपों में सजा काट रहे हैं। तमाम लोगों की न जाने कितने दिनों से सुनवाई चल रही है। तो क्या दुष्कर्मियों को छोड़ दिया जाए? एक स्वस्थ समाज जिसमें न कोई नशीले पदार्थ का सेवन करता हो, न मानसिक रूप से विकृत हो, वहां दुष्कर्म के लिए जो भी सजा दी जाए कम है। ऐसा व्यक्ति दुष्कर्म करेगा ही क्यों जो नशा भी न करे और विकृत भी न हो। वही तो मैं भी कह रहा हूं कि दुष्कर्म के पीछे दुष्कर्मी की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखना जरूरी है। ऐसे भी लोग हैं जो नशा नहीं करते, विकृत होने के कोई कारण भी नहीं है, फिर भी दुष्कर्म करते हैं। ऐसे ही लोग दुष्कर्म के सही आरोपी हैं, जो अपनी हवस शांत करने के लिए छोटे बच्चों, कम उम्र की बच्चियों को बहला फुसलाकर उनके साथ संबंध बनाते हैं।
ऐसे लोग समाज को गंदा कर रहे हैं, अपनी यौन पिपासा मिटाने के लिए अपनी मर्यादा को लांघते हैं। इनमें स्त्रियां भी हैं। तो तुम लोगों को छोड़ दिया जाए, यही चाहते हो ना तुम लोग? तुम अपराधी नहीं हो, तुम यही कहना चाहते हो ना? नहीं दीदी, मुझे मौत चाहिए। बेटी, इनके किए की सजा इन्हें कानून देगा। हम क्यों अपने हाथ खून से रंगे? चलो, ये तो वैसे भी मरे और बीमार लोग हैं। चलो बेटी, इन्हें अनदेखा करना, इनसे सावधान रहना और इनसे कोई रिश्ता मत रखना। इन्हें अपने से अलग कर देना ही इनके लिए उचित सजा है। शर्म होगी तो खुद मुंह छिपाते हुए मर जाएंगे। लेकिन मैं इन्हें मार देना चाहती हूं। ये दुष्कर्मी और हत्यारे हैं। किसी को योजनाबद्ध तरीके से जाल में फांसकर उनके साथ अत्याचार करके मार देना विकृत और अपराधी किस्म के लोगों का काम है। जान लेना कोई बड़ा काम नहीं, यह काम कायर करते हैं। बेटी, हम सभ्य समाज के सभ्य लोग हैं। हमारा काम जान बचाना है, लेना नहीं। जिस बच्चे को हम अपने गर्भ में पालते हैं, सीने का दूध पिलाकर पालते हैं, वही बड़ा होकर हमसे ताकत दिखाकर खुद को मर्द साबित करना चाहता है। हमें प्रकृति ने कोमल और नाजुक इसलिए बनाया है ताकि बच्चों को गर्भ का बिछौना और पोषण के लिए भोजन मिल सके। लेकिन तुम जैसे लोगों की समझ में यह बात नहीं आएगी। मैं तुम लोगों को माफ करता हूं। मैं जीना नहीं चाहता। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। अब मैं भी नहीं जीना चाहता। सोचा तो था कि जेल से बाहर आने के बाद नई जिंदगी शुरू करूंगा, लेकिन अब पता चला कि हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। हम जीने लायक नहीं हैं। हम इतने गिर चुके हैं कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। जिसकी बहन ही अपने भाई पर भरोसा न करे, जो खुद से नजरें न मिला सके, ऐसे में जीने से मर जाना ही ठीक है। कितना अच्छा होता वे मुझे मार देते। मैं खुद को उसी तरह सजा देकर अपने पापों से मुक्त होना चाहता हूं। मैं भी स्वयं को वही सजा देना चाहता हूं जो मैंने लड़कियों को दी है। यह लो। लेकिन हम में इतना साहस नहीं है कि हम स्वयं को उसी तरह बेरहमी से दंडित कर सकें। मैं कायर और डरपोक हूं। काश हमने किसी लड़की को समझा होता, लेकिन मैं खुद को जरूर सजा दूंगा। स्वस्थ समाज के लिए मेरा मर जाना ही ठीक है। मैं बूढ़ा हूं, मुझे मर जाने दो। तुम्हारा जीवन तो अभी शुरू हुआ है। तुम में सुधार की गुंजाइश है। अगर तुम ठान लो तो बेहतर नागरिक बन सकते हो। क्या पता मेरा विकृत मन अपने दोस्तों के साथ नशा करके फिर कोई नीच हरकत कर बैठे। उसके बाद तीनों को अपनी उदारता पर पश्चाताप होगा। इसके बाद वे फिर कभी किसी को और स्वयं को माफ नहीं कर सकेंगे। मेरे पापों के लिए इससे आसान मौत दूसरी नहीं हो सकती। हम तो इस लायक हैं कि हमारे शरीर में लोहे की रॉड डाली जाए, हमारा गुप्तांग काटकर हमें हिजड़ों की जमात में भेज दिया जाए। लेकिन मैं खुद के लिए आसान सजा का चुनाव कर रहा हूं।